तो देखो बच्चों, आज हम स्टार्ट करेंगे एक नया यूनिट और ये यूनिट है हमारा आयनिक इक्विलिब्रियम, आयनिक साम्य। ओके, तो देखो बच्चों, आयनिक साम्य मतलब होता है कि किसी विद्युत अपघट्य के अवियोजित अणु, ठीक है, और उसके घटक आयनों के मध्य जो साम्य स्थापित होता है, हम उसे ही क्या बोलते हैं? आयनिक साम्य। समझ गए ना कि एक अवियोजित अणु और उसके घटक आयन, इनके बीच में अगर एक साम्य अवस्था लागू हो जाती है, मींस वियोजन की कोटि, ठीक है। यहां पर अगर हम ये कहें कि वियोजन का वेग जो है बराबर हो जाए संगुणन का वेग, तो इसे ही हम बोलेंगे क्या बच्चों? आयनिक साम्य। समझ गए ना। और ये मुख्यतः किसमें मिलता है? विद्युत अपघट्यों में, जैसे कि अम्ल हैं, क्षार हैं, लवण हैं। अगर इनको जल में रखा जाए या इनको फ्यूज कर दिया जाए, पिघला दिया जाए, तब इस तरह के साम्य स्थापित हो जाते हैं। जैसे अम्ल है, मान लो H, तो अपने घटक आयनों में टूटा H प्लस और A माइनस, तो HA और H प्लस और A माइनस के बीच में ये जो साम्य स्थापित होगी, ये कहलाएगा अम्ल का साम्य स्थिरांक। ठीक इसी तरह मान लो कोई क्षार है, BOH, B प्लस और OH में टूट रहा है, फिर उसमें संगुणन होना शुरू हो जाए और फिर से अभियोजित अणु बनना शुरू हो जाए, तो ये एक साम्य स्थापित हो जाएगा। ऐसे लवण को जल में घोल दें तो आयनों और उसके अभियोजित अणुओं के बीच में अगर साम्य स्थापित होता है तो हम इसे बोलते हैं आयनिक साम्य। ध्यान रखें, आयनिक साम्य मुख्यतः किसमें लागू होता है? दुर्बल विद्युत अपघट्यों में। प्रबल विद्युत अपघट्य पूर्ण रूप से वियोजित हो जाते हैं, उनका वियोजन वेग बहुत ज्यादा होता है और संगुणन वेग बहुत कम, इसलिए उनमें साम्यावस्था लगभग ना के बराबर होती है। लेकिन अगर हम किसी दुर्बल विद्युत अपघट्य की बात करें तो वो जितने जल्दी वियोजित होते हैं उतने जल्दी संगुणित भी होते हैं, और इसीलिए उनमें एक स्थिति ऐसी आ जाती है कि उनके अवियोजित अणु और उनके घटक आयनों के बीच में एक साम्य अवस्था स्थापित हो जाती है। तो आयनिक साम्य का मतलब है जहां पर वियोजन वेग बराबर हो संगुणन वेग के, तब ये लागू होता है आयनिक साम्य। अब देखो बच्चों, आयनिक साम्य में एक शब्द बार बार आएगा, विद्युत अपघट्य। और दुर्बल विद्युत अपघट्य, प्रबल विद्युत अपघट्य, पूरी यूनिट इसी पे डिपेंड है। इसलिए इन विद्युत अपघट्य के बारे में अच्छा नॉलेज होना जरूरी है और हमें प्रबल और दुर्बल विद्युत अपघट्यों को अच्छी तरह पहचानना जरूरी है। तो जैसे विद्युत अपघट्य मतलब ऐसे पदार्थ जो जली विलयन में या गलित अवस्था में अपने घटक आयनों में वियोजित हो जाते हैं, हम उन्हें बोलते हैं क्या बच्चों? विद्युत अपघट्य। बात समझ लेना कि ऐसे विद्युत अपघट्य जो अपने घटक आयनों में वियोजित हो जाते हैं, टूट जाते हैं, तो ऐसे पदार्थ को हम बोलते हैं क्या? विद्युत अपघट्य। अब ये चाहे जल में घोले जाए तो भी आयनों में टूट जाए, या इन्हें गलित अवस्था में रखा जाए, इन्हें पिघला दिया जाए तो भी अपने आयनों में वियोजित हो जाते हैं, तो ये है विद्युत अपघट्य। जैसे NaCl है, आप इसे पिघला दें या फिर इसे जल में घोल दें तो ये Na प्लस और Cl माइनस में पूर्णतः वियोजित हो जाएगा। HCl है तो H प्लस और Cl माइनस में वियोजित हो जाएगा अगर आप इसे जल में घोल दें। तो इस तरह से ये सब क्या है? विद्युत अपघट्य। और जो इस तरह अपने घटक आयनों में नहीं टूट सकते उनको बोलते हैं विद्युत अनअपघट्य। जैसे ग्लूकोज है, यूरिया है, सुक्रोज है, मतलब कार्बनिक अणु जो आसानी से अपने आयनों में ऐसे नहीं टूटते, मीन्स अपने परमाणुओं को इस तरह आयन के रूप में मुक्त नहीं करते, उनको बोलते हैं विद्युत अनअपघट्य। यहां पर हमें केवल विद्युत अपघट्य अच्छी तरह से पढ़ना है। तो देखो, विद्युत अपघट्य के दो प्रकार होते हैं, एक है प्रबल विद्युत अपघट्य और एक आएगा दुर्बल विद्युत अपघट्य, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। तो ऐसे विद्युत अपघट्य जो अपने आयनों में पूर्णतः वियोजित हो जाते हैं, मतलब है इनमें आयनिक साम्य नहीं मिलता, ये केवल अपने इस तरह से, जैसे कि हम ये कहें कि HCl है तो पूर्णतः H प्लस और किसमें टूट जाए? माइनस में। मतलब जितने मोल हमने लिए हैं वो सब के सब मोल क्या हो जाते हैं? आयनों में टूट जाए, तो उसे बोला जाता है प्रबल विद्युत अपघट्य।
इनमें जो वियोजित अणुओं की संख्या बटे लिए गए अणुओं की संख्या मतलब वियोजन की कोटि का मान 1 होता है। हम यहां पर लिख दें अल्फा 1 होगा। समझिए ना, अल्फा 1 का मतलब वही अल्फा को हमने अलग से डिफाइन किया है। अल्फा मतलब वियोजन की कोटि, जिसे बोलते हैं वियोजित अणु अपॉन में लिए गए अणु। तो जितने अणु लिए गए वो सब वियोजित हो जाए तो अल्फा का मान 1 आ जाएगा। ठीक है, जैसे अम्ल HCl है, HNO3 है, H2SO4 है, HClO4 है, ये सब जो है प्रबल अम्ल होते हैं। इसके अलावा HBr, HI ये भी प्रबल अम्ल होते हैं। तो ध्यान रखें हैलोजन के अम्ल, इसके अलावा ये 4 अम्ल अच्छे से याद रखें, HNO3, H2SO4, HClO4 और HCl, ये तो अच्छे से रखनी याद। अम्लों में ये है। क्षार में चले जाए तो NaOH, QOH, RbOH, ऐसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, बेरियम हाइड्रोक्साइड। मतलब है कि अगर हम S ब्लॉक में चले जाएं तो पहले ग्रुप में लिथियम को छोड़ दो और दूसरे ग्रुप में बेरिलियम और मैग्नीशियम को छोड़ दो, तो बाकी जितने भी मेटल्स बचे उन सबके हाइड्रोक्साइड प्रबल क्षार होते। और लवण तो सभी लगभग विद्युत प्रबल विद्युत अपघट्य होते हैं। कुछ हैं जैसे BaSO4, PbSO4 है ना, AgCl, ये कुछ कम अल्प विलेय लवण कहलाते हैं, वो ज्यादा वियोजित नहीं होते। लेकिन जितने प्रबल विद्युत अपघट्य हैं ये पूर्ण वियोजित होंगे, इनका अल्फा का मान 1 होगा। फिर दुर्बल विद्युत अपघट्य, तो ऐसे विद्युत अपघट्य जो अपने आयनों में पूर्ण वियोजित नहीं होते, मींस अल्फा लेस देन 1 आएगा। जितने मोल लिए गए हैं वो पूर्ण वियोजित नहीं होंगे। तो इन विद्युत अपघट्यों को छोड़ दे, इन अम्लों को, इन क्षारों को, तो जो बचता है वो सब इसमें है। जैसे अम्लों में HCN है, H3PO4 है, HNO2 है, जितने भी कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं ये सब इसी में आएंगे दुर्बल अम्ल में। क्षार में आप देखो NH4OH है, बेरिलियम हाइड्रोक्साइड है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, इसके अलावा PDF ब्लॉक के हाइड्रोक्साइड अगर आपको दिखते हैं लवण में, BaSO4 है, PbSO4 है, AgCl है, तो ये सब जो है दुर्बल विद्युत अपघट्य होते हैं। इसके अलावा AgBr भी आता है, AgBr हो गया, AgI हो गया, है ना, AgF हो गया। तो इस तरह के जो पूर्ण वियोजित नहीं होते अपने आयनों में वो है दुर्बल विद्युत अपघट्य। तो ये याद रखना है आपको, प्रबल विद्युत अपघट्य और दुर्बल विद्युत अपघट्य। फिर हम आ जाते हैं अम्ल क्षार धारणाएं। 3 मेन धारणाएं दी गई हैं, आरेनियस धारणा, ब्रॉन्स्टेट लोरी धारणा और लुईस धारणा। हमें इन 3 धारणाओं में अम्ल और क्षारों को परिभाषित करना है। तो देखो अम्ल, आरेनियस धारणा में अगर हम आ जाए तो आरेनियस धारणा में बोला गया कि जलीय माध्यम में प्रोटॉन दान करने वाले पदार्थ अम्ल कहलाते हैं। ठीक है, और यहां पर अगर हम अम्ल और अगर क्षार को डिवाइन करें तो ये हो जाएगा जलीय माध्यम में OH आयन दान करने वाले पदार्थ, ये क्या कहलाते हैं बच्चों? क्षार। समझ गए ना कि जो अम्लीय माध्यम में प्रोटॉन दान करे वो अम्ल, जो OH दान करे वो क्षार। जैसे HCl पानी में घोल दो तो H+ या ठीक है H+ या H3O+ आयन। ठीक इसी तरह से HNO3 है, जल में घोला जाए H+ डोनेट करता है, तो ये सब अम्ल है। ठीक है, मतलब H3O+ का मतलब H+ डोनेट। क्षार हैं जिनमें OH डोनेट होते हैं, जैसे NaOH को पानी में घोल दिया जाए, ठीक है, तो OH लिबरेट होता है। KOH को घोल दिया जाए तो OH लिबरेट होता है। तो हम ये कहेंगे NaOH, KOH ये क्या है? क्षार है, आर्यनियस धारणा के अनुसार। और ध्यान रखें आज अम्ल और क्षारों को हम इसी धारणा के आधार पर भी आसानी से पहचानते हैं। उदासीनीकरण अभिक्रिया को पहचानना है तो हम जानते हैं H+ और OH की रिएक्शन के आधार पर ही पहचानते हैं। तो आर्यनियस धारणा मूल रूप से अम्ल क्षारों को अच्छी तरह से करती है, जिसके आधार पर हम इनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। फिर आते हैं ब्रॉन्स्टेट लोरी धारणा। तो देखो बच्चों, ब्रॉन्स्टेट लोरी धारणा, इसने अम्ल क्षार को परिभाषित किया है कि अम्ल ऐसे पदार्थ जो प्रोटॉन उत्पन्न करते हैं। अब इससे कोई मतलब नहीं कि किस मीडियम में, मतलब जो प्रोटॉन उत्पन्न कर दे वो अम्ल है, और जो क्षार उत्पन्न कर दे, ऐसे पदार्थ जो प्रोटॉन ग्रहण कर ले वो क्षार है।
मतलब अम्ल प्रोटॉन दाता और क्षार है प्रोटॉन ग्राही। तो इस तरह से इसने धारणा दी है, जैसे कि हम कहें आणविक अम्लों में HCl तो H+ डोनेट करता है, CnO3 है, H2SO4 है, एस्टिक एसिड है, तो ये सब ऐसे हैं जिनमें प्रोटॉन रिलीज होता है, तो ये आणविक अवस्था में प्रोटॉन दान कर रहे हैं। इसके अलावा अगर कोई ऋणायन स्पीसीज है जिनमें ऋणावेश है और फिर वो प्रोटॉन दान करे तो भी वो एक क्या है, अम्ल है। जैसे HSO4 1- तो H+ और SO4 2-, SCO3- से भी निकलता है। तो इस तरह से ये भी एक ऋणायनिक अम्ल है। धनायनिक अम्ल भी हो सकते हैं, जैसे अमोनियम आयन NH3+ H+ में ब्रेक होता है, H3O+ आयन H2 और H+। तो इस तरह की स्पीसीज जिनमें H+ लिबरेट हो सकता है वो सब अम्ल है। और अगर हम क्षार की बात करें तो H2O भी एक क्षार होगा क्योंकि ये प्रोटॉन ग्रहण कर सकता है, अमोनिया भी एक क्षार होगा क्योंकि प्रोटॉन ग्रहण कर सकता है, अल्कोहल भी एक क्षार होगा क्योंकि प्रोटॉन अम्ल, ठीक है, अमीन भी एक क्षार है क्योंकि प्रोटॉन ग्रहण कर सकता है। आणविक क्षार ऋणायनी क्षार में जिनमें ऋणावेश है वो भी प्रोटॉन ग्रहण कर सकते हैं, जैसे HSO4 और H+, है ना, SCO3 और H+। तो इस तरह से ये ऋणायनी हो सकते हैं। धनायन में जैसे हाइड्रोजीनियम आयन है, H+ अभी भी ले सकता है और इस तरह से ये बन सकता है इस तरह का। तो ये सब ऐसा कोई भी स्पीसीज, चाहे वो धनायन हो, ऋणायन हो या अणु हो, अगर प्रोटॉन ग्रहण कर रहा है तो क्षार है, और धनायन हो, ऋणायन हो या अणु हो, अगर प्रोटॉन डोनेट कर रहा है, दान कर रहा है, तो वो अम्ल है। अब इसी में एक धारणा आ जाती है संयुग्मी युग्म, कॉन्जुगेटेड पेयर। तो अम्ल एवं क्षार का युग्म जिसमें केवल एक प्रोटॉन का अंतर होता है संयुग्मी युग्म कहलाता है। समझ गए ना बच्चों कि अम्ल, अगर देखो, अगर आप आरेनियस धारणा में देखें, सॉरी इसमें ब्रॉन्स्टेड लोरी धारणा में देखें, तो अम्ल प्रोटॉन निकाल रहा है और क्षार जो है प्रोटॉन दान कर रहा है। तो अगर आप एक अम्ल को देखें तो ये अम्ल हमेशा टूटेगा प्रोटॉन और प्लस क्या, क्षार। मतलब जैसे HCl है तो यहाँ H+ और ये क्या हो गया, Cl। तो ये है संयुग्मी युग्म। मतलब अम्ल क्षार का ऐसा युग्म जिनमें केवल एक प्रोटॉन का अंतर दिखता है वो है संयुग्मी युग्म। संयुग्मी युग्म कहलाता है। अणु में एक प्रोटॉन की वृद्धि से संयुग्मी अम्ल बन जाता है। मतलब कोई भी अणु है, अगर आप उसमें एक प्रोटॉन बढ़ा देंगे तो वो उसका संयुग्मी अम्ल बन जाएगा। अगर उस अणु से एक प्रोटॉन निकाल दोगे तो वही उसका संयुग्मी क्षार बन जाएगा। जैसे देखो अमोनिया है, एक H+ जोड़ दिया, अमोनियम आयन बन गया, एक प्रोटॉन ज्यादा हो गया तो अमोनिया जो है संयुग्मी क्षार होगा, तो NH4+ संयुग्मी अम्ल होगा। अमोनिया NH3 है, अब इससे एक प्रोटॉन निकाल दो तो अमोनिया एक संयुग्मी अम्ल है, तो NH2- एक संयुग्मी क्षार है। HCl एक संयुग्मी अम्ल है, तो Cl एक संयुग्मी क्षार है। तो ध्यान रखें, क्वेश्चन जो होते हैं आपको कोई भी एक अम्ल दिया जाएगा, पूछा जाएगा इसका संयुग्मी युग्म क्या होगा या संयुग्मी क्षार क्या होगा। अब ध्यान रखें कि जैसे H3O+ है ना, तो ये ब्रेक हो सकता है H+ और प्लस H2O, तो ये है संयुग्मी क्षार, और ये क्या है बच्चों, संयुग्मी अम्ल। लेकिन अगर हम ये कहें कि इसमें एक प्रोटॉन और जोड़ दें और ऐसी कोई स्पीसीज बन जाए तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। मतलब जरूरी नहीं है कि जितने धनायन हैं उनमें आगे उनका संयुग्मी अम्ल बन सकता है। अगर उसमें प्रोटॉन जोड़ने की गुंजाइश है तो ही ऐसा पॉसिबल है। ठीक है, तो संयुग्मी युग्म के जब निर्धारण करते हैं तो ये ध्यान रखना होता है कि अणु में प्रोटॉन रखने की जगह है या नहीं। अब आते हैं संयुग्मी, तो जैसे HCl है तो संयुग्मी क्षार Cl है, CnO3 है तो संयुग्मी क्षार NO3- H2SO4 है तो संयुग्मी क्षार HSO4 है, संयुग्मी अम्ल H2O है तो संयुग्मी क्षार OH है। तो इस तरह से आपको कोई भी एक अम्ल दे दिया जाएगा और संयुग्मी क्षार पूछ लिया जाता है। और ये बात ध्यान रखना है कि प्रबल अम्ल का संयुग्मी क्षार हमेशा दुर्बल होता है। जो अम्ल जितना प्रबल होगा उसका संयुग्मी क्षार उतना ही दुर्बल होगा। ठीक इसी तरह दुर्बल अम्ल का संयुग्मी क्षार प्रबल होगा। जैसे HCl एक प्रबल अम्ल है, क्यों?
क्योंकि वो वियोजित ज्यादा होगा, Cl माइनस बनेगा और Cl में इतनी क्षमता नहीं होती कि प्रोटॉन को जल्दी से ग्रहण करे। तो अगर HCl एक प्रबल अम्ल है तो Cl माइनस एक दुर्बल क्षार है, क्योंकि इसमें प्रोटॉन ग्रहण करने की उतनी क्षमता नहीं है। ऐसे में माध्यम में बहुत ज्यादा H प्लस बढ़ जाएंगे और हम कहेंगे कि अम्ल एक प्रबलता का गुण दर्शा रहा है। एस्टिक एसिड की बात करें तो ये जितने जल्दी वियोजित होता है उसी कहीं ज्यादा वेग से ये संगुण भी हो जाता है। तो एस्टिक एसिड इसलिए दुर्बल अम्ल है क्योंकि उसका संयुग्मी क्षार इतना प्रबल है कि तुरंत प्रोटॉन पकड़ के और फिर से अवियोजित अणु में बदल जाता है। तो अगर संयुग्मी क्षार शीघ्रता से प्रोटॉन ग्रहण कर ले तो उसका जो संयुग्मी युग्म है वो दुर्बल अम्ल होगा, और अगर संयुग्मी क्षार शीघ्रता से प्रोटॉन ग्रहण न करे तो उसका संयुग्मी अम्ल प्रबल होगा। ये ध्यान रखें। और लास्ट बचती है लुईस अम्ल क्षार धारणा। तो लुईस ने अम्ल क्षारों को इलेक्ट्रॉन युग्म के आधार पर परिभाषित किया है कि अणु या आयन जो इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करते हैं वो अम्ल है, और अणु और आयन जो इलेक्ट्रॉन युग्म दान करते हैं वो क्षार है। जैसे NH3 एक क्षार है और BCl3 एक अम्ल है, क्योंकि अमोनिया एक लोन पेयर डोनेट करता है और BCl3 इस लोन पेयर को ग्रहण करता है। तो इस तरह से अमोनिया एक सही ठीक है लुईस क्षार है और BCl3 एक लुईस अम्ल है। अब लुईस अम्लों में कैसे पहचानेंगे? तो इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक जिनका अष्टक अपूर्ण है, ठीक है, अष्टक क्या है? अपूर्ण है, जैसे कि बोरॉन और बेरिलियम ग्रुप के मेंबर्स BeF2, BeCl2, B2H6, AlCl3, BCl3, BF3, ये सब क्या है? लुईस अम्ल। धनायन में भी ठीक है, जैसे जो परमाणविक धनायन है, ध्यान रखें कौन से? परमाणविक धनायन, ठीक है, उनमें भी इस तरह से लुईस अम्ल होते हैं। असंतृप्त अणु जैसे CO2, CH2, एल्कीन, क्योंकि इनका पाई बॉन्ड टूटता है तो धनावेशित केंद्र निर्मित हो जाता है इस तरह से, जैसे ये है, और यहाँ पर OH माइनस आ जाए तो ये इधर जुड़ जाएगा। तो यहाँ पर ये कार्बन जो है एक लुईस अम्ल सेंटर का काम करेगा। बृहद अष्टक अणु जिनमें d ऑर्बिटल वीकेंट होती हैं उनमें ये अपने d ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर SF2 है या PCl5 है तो PCl5 प्लस Cl माइनस मिलके बन जाता है PCl6। तो ये भी एक क्या है? लुईस अम्ल है। और लुईस क्षार की पहचान है कि जितने भी ऋणायन है वो सब लुईस क्षार हैं, क्योंकि इनमें ऋणावेश है और ये अपना लोन पेयर या ऋणावेश दान कर सकते हैं। इसके अलावा इलेक्ट्रॉन धनी अणु जिनमें इलेक्ट्रॉन युग्म पाए जाते हैं, लोन पेयर्स पाए जाते हैं, जैसे कि अमोनिया, H2O, RNH2, R2। तो इस तरह से लुईस अम्ल क्षार अच्छी तरह से पहचानना है। तो ये थी हमारी 3 अम्ल क्षार धारणाएं, विद्युत अपघट्य, प्रबल और दुर्बल विद्युत अपघट्य। ओके, फिर नेक्स्ट में हम लेंगे वियोजन की कोटि को डिस्कस करेंगे।